हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे इन्फ्लेशन के बारे में। न्यूज में हर दिन पढ़ रहे होंगे आप कि इन्फ्लेशन काफी बढ़ गया है। क्या है ये इन्फ्लेशन? इन अ मार्केट इकोनॉमी, यानी कि जिस इकोनॉमी में मार्केट डिटरमाइन करती है गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस, वहाँ पे ये प्राइसेस चेंज होते रहते हैं। सम प्राइसेस राइज, सम प्राइसेस फॉल। इन्फ्लेशन तब होता है व्हेन देयर इज ए ब्रॉड इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ब्रॉड इंक्रीज का मतलब किसी एक इंडिविजुअल आइटम या किसी एक इंडिविजुअल सर्विस में इंक्रीज नहीं, बल्कि एक पूरे बास्केट ऑफ आइटम्स में इंक्रीज। सो इन सिंपल टर्म्स, इन्फ्लेशन मीन्स इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कितने तरह के इन्फ्लेशन होते हैं? इन्फ्लेशन जनरली 3 तरह का होता है। पहला, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। वर्ड से ही क्लियर है कि डिमांड में जब इंक्रीज होता है और सप्लाई में कमी होती है बिकॉज ऑफ लेस प्रोडक्शन या फिर किसी और वजह से। अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो उसकी प्राइस बढ़ेगी, उसको कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। दूसरा है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। जब ओवरऑल किसी चीज को प्रोड्यूस करने में ज़्यादा पैसा लगने लगे, उसका प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाए, तो उसकी वजह से उसकी कीमत भी बढ़ जाएगी। प्रोडक्शन कॉस्ट किस वजह से बढ़ सकता है? मे बी लेबर चार्जेस बढ़ गए, रॉ मटेरियल का प्राइसेस बढ़ गया है, तो ओवरऑल प्राइस प्रोडक्ट की बढ़ेगी, तो उसको कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तीसरा है बिल्ट इन इन्फ्लेशन। जब ये एक्सपेक्टेड होता है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगी तो उसको कहते हैं बिल्ट इन इन्फ्लेशन। फ्यूचर में कैसे बढ़ेगी? तो दरअसल इन्फ्लेशन एक तरह का साइकिल होता है। अब प्राइसेस अगर बढ़ रही हैं तो लोग भी हायर वेजेस डिमांड करते हैं सो दैट दे कुड अफोर्ड द इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ लिविंग। ये हायर वेजेस आएंगे तो फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, जिसका फिर प्रोडक्ट प्राइसिंग पे इफेक्ट पड़ेगा, तो उसको कहते हैं बिल्ट इन इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन हर समय बुरा नहीं होता है। अगर किसी इकोनॉमी में कंसिस्टेंट रेट ऑफ इन्फ्लेशन है तो वो उस इकोनॉमी की ग्रोथ को दर्शाता है। इसीलिए आरबीआई को ये मैंडेट दिया गया है कि उसको मेंटेन करना है 4% प्लस माइनस 2% का इन्फ्लेशन रेट, यानी कि 2% से लेकर के 6% तक का इन्फ्लेशन रेट आरबीआई को मेंटेन करना है। इतना तक अगर इन्फ्लेशन हो देन दैट इज गुड फॉर इकोनॉमी। इसका मतलब है कि इकोनॉमी ग्रो कर रही है। अब इन्फ्लेशन होता क्यों है? ये तो हमने टाइप्स में ही समझ लिया कि 2 वजह से तो हो रहा है, डिमांड पुल, कॉस्ट पुश। अब क्या होता है, कई बार मॉनेटरी पॉलिसी भी गवर्नमेंट की अगर गड़बड़ हो तो उसकी वजह से भी इन्फ्लेशन हो सकता है। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब पॉलिसी विच डिटरमाइंस द सप्लाई ऑफ करेंसी इन द मार्केट, कि कितना मार्केट में पैसा होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट ज़्यादा पैसा छाप लेती है तो वो फिर इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि फिर वैल्यू ऑफ करेंसी घट जाएगी। इसीलिए जब महंगाई बढ़ती है तो उसका सॉल्यूशन ये नहीं होता है कि ज्यादा पैसे छाप दिए जाए। जब भी कोई गवर्नमेंट ऐसा काम करती है तो वहाँ पे और ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। फिस्कल पॉलिसी भी अगर गड़बड़ हो गवर्नमेंट की तो उसकी वजह से भी इन्फ्लेशन हो सकता है। जैसे कि गवर्नमेंट बहुत ज्यादा बोरो करती है रन करने के लिए, जैसे पाकिस्तान में गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा बोरो कर लिया था, श्रीलंका में बहुत ज्यादा बोरो किया हुआ था। ज्यादा आप कर्ज ले लेंगे तो उसका इंटरेस्ट आपको चुकाना होगा। इन सबको करने के लिए फिर आप एडिशनल करेंसी प्रिंट करते हैं टू रिपे द डेट, और अल्टीमेटली वो फिर साइकिल स्टार्ट हो जाता है, आपकी करेंसी की वैल्यू गिर जाती है। तीसरा क्या है, अगर एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन है तो भी आपके इकोनॉमी पे असर पड़ेगा, आपकी करेंसी की वैल्यू कम होगी एंड इट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन से सबको घाटा नहीं होता, कंज्यूमर्स को घाटा होता है क्योंकि उनको पे करना पड़ता है, लेकिन इन्वेस्टर्स को फायदा होता है। अगर किसी इन्वेस्टर ने बहुत पहले कोई मकान खरीद लिया है, इन्फ्लेशन की वजह से अगर उसकी कीमत अभी बढ़ गई है तो इन्वेस्टर को फायदा है, कंज्यूमर जो उसको खरीदेगा उसको नुकसान है। इन्फ्लेशन अब कैलकुलेट कैसे किया जाता है? इंडिया में भी जनरली 2 तरह के इंडिसेस को यूज किया जाता है इन्फ्लेशन मेजर करने के लिए। पहला होलसेल प्राइस इंडेक्स, दूसरा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या है? एक हाउस होल्ड टिपिकली जो गुड्स यूज करता है उसका वेटेड एवरेज निकाला जाता है, उसको ही कहते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स। इस बास्केट में वो सारे आइटम्स इंक्लूड किए जाते हैं जो कि एक हाउस होल्ड टिपिकली यूज करता है। इसमें लगभग 697 आइटम्स इंक्लूड किए गए हैं। इन सब के प्राइसेस का वेटेड एवरेज निकाला जाता है और फिर इसको एक बेस ईयर के प्राइस से कंपेयर किया जाता है। जितना भी इंक्रीज होता है प्राइसेस में वो इन्फ्लेशन होता है, और फिर जब उसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इन्फ्लेशन रेट निकलता है। डिफरेंस क्या है होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में? होलसेल प्राइस इंडेक्स में केवल गुड्स इंक्लूडेड होते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में गुड्स एंड सर्विसेज दोनों इंक्लूड होते हैं। WPI में जैसा मैंने बताया 697 आइटम्स इंक्लूडेड हैं और इनका वेटेड एवरेज निकाला जाता है इनके प्राइस का।
ये आइटम्स जो है वो 3 ग्रुप में है, एक मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, दूसरा प्राइमरी आर्टिकल्स और तीसरा ग्रुप है फ्यूल एंड पावर का। मैन्युफैक्चर्ड गुड्स 65% है WPI का, प्राइमरी आर्टिकल्स 20.1% और फ्यूल एंड पावर 14.9% है। WPI को कौन कैलकुलेट करती है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से इंडेक्स को कौन कैलकुलेट करता है। इन्फ्लेशन मेजर क्यों किया जाता है? ताकि गवर्नमेंट जो है कंट्री अपनी मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी उसी अकॉर्डिंग डिटरमाइन कर सके। इंडिया में 2014 तक WPI को यूज किया जाता था मॉनेटरी पॉलिसी डिटरमाइन करने के लिए कि रेपो रेट क्या होगा, रिवर्स रेपो रेट उसी अकॉर्डिंग से। 2014 के बाद WPI की जगह CPI यूज किया जाने लगा। रीजन क्या था? WPI केवल गुड्स को यूज करता है और CPI में गुड्स एंड सर्विसेज दोनों है। अब एक हाउस होल्ड केवल गुड्स तो यूज नहीं करता, वो सर्विसेज भी यूज करता है। अब सर्विसेज के अगर प्राइस बढ़ते हैं तो उसका भी असर होता है उनके बजट पे। CPI में लगभग 260 कमोडिटीज हैं, इंक्लूडिंग सम सर्विसेज ऑल्सो, और इसको मंथली कैलकुलेट किया जाता है। डेटा को मंथली मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन कैलकुलेट करती है। इन आइटम्स के प्राइसेस का वेटेड एवरेज निकाला जाता है। CPI का बेस ईयर पहले 2010 था, अब बेस ईयर जो है वो 2012 कर दिया गया है। WPI का भी बेस ईयर चेंज करके 2012 कर दिया गया है। बेस ईयर जिसको पॉइंट ऑफ रेफरेंस माना जाता है कि कितना रेट बढ़ा है। एक तरह से इसको कह सकते हैं कि इसको फर्स्ट ईयर माना जाता है कि यहाँ से हम लोग प्राइस को देख रहे हैं कि यहाँ से कितना बढ़ रहा है। CPI भी 4 टाइप्स का है। CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, फॉर एग्रीकल्चरल लेबरर्स, फॉर रूरल लेबरर एंड रूरल अर्बन कंबाइंड। इसमें से पहले 3 जो है उसको लेबर ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट कलेक्ट करती है, और चौथे को मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। अब इन प्राइस इंडिसेस को यूज करके चेंज इन द रेट्स ऑफ कमोडिटीज एंड सर्विसेज निकाला जाता है। सिंपल फॉर्मूला क्या है इसका? करंट प्राइसेस माइनस बेस ईयर प्राइसेस बाय बेस ईयर प्राइस इनटू 100। इस फॉर्मूला से हम लोग इन्फ्लेशन रेट निकाल सकते हैं। जब एवरेज इन्फ्लेशन रेट 100 रीच कर जाता है, इसका मतलब है कि जिस गुड्स या सर्विस का प्राइस एनालाइज किया जा रहा है वो डबल हो गया है। जब 100 से ऊपर चला जाता है, इसका मतलब डबल से भी ज्यादा प्राइस हो गया है। और जब 100 से ओवर एस्केलेट कर जाता है रेट, तो फिर बेस ईयर को चेंज कर दिया जाता है और न्यू बेस ईयर सेलेक्ट किया जाता है। WPI और CPI में एक और इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है। WPI में मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को ज़्यादा वेटेज दिया जाता है, जबकि CPI में फूड आइटम्स को ज़्यादा वेटेज दिया जाता है। So this was all about inflation. Let us solve some questions that were asked in UPSC IAS prelims. Consider the following statements. The weightage of food in consumer price index is higher than that in wholesale price index. Just now we learned the WPI does not capture changes in the prices of service, which CPI does. True. The Reserve Bank of India has now adopted WPI as its key measure of inflation and to decide on changing the key policy rates. रिजर्व बैंक ने 2014 में चेंज कर दिया था पॉलिसी। 2014 से वो CPI को यूज कर रहा है अपना मॉनेटरी पॉलिसी बनाने के लिए। सो स्टेटमेंट 1 और 2 करेक्ट है, तो आंसर होगा 1 and 2 ओनली। इफ यू वांट टू सॉल्व ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आई हैव मेड अ कंपाइलेशन, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन बाय फ्रॉम देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। As in 2010, the wholesale price index in India is available on a monthly basis only. As compared to consumer price index for industrial workers, the WPI gives less weight to food articles. WPI को मंथली कैलकुलेट किया जाता है, हर मंथ के 14th को इसका डेटा रिलीज होता है, लेकिन ये डेटा वीकली बेसिस पे भी अवेलेबल होता है। आंसर विल बी B ओनली। आज के वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आई अपलोड न्यू वीडियोस डेली। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।